भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के बारे में, उसके महत्व के बारे में। पूर्व में जब इस अनुबंध अधिनियम में कुल 266 धाराएं समाहित थीं, उस समय के अधिनियम के बारे में, और जब अभी इसमें से कई धाराएं अलग करके इसे सीमित कर दिया गया है, इसके बारे में भी। इसी चैप्टर में हम यह भी पढ़ेंगे कि प्रस्ताव क्या है, उसके लक्षण क्या हैं, स्वीकृति क्या है तथा स्वीकृति के लक्षण क्या हैं, वचन, वचनदाता एवं वचन ग्रहीता क्या है, प्रतिफल और प्रतिफल के लक्षण क्या हैं। साथ ही हम समझेंगे कि प्रतिफल रहित ठहराव सदैव व्यर्थ हैं, इसके अपवाद सहित व्याख्या को भी, और साथ ही साथ हम पारस्परिक वचन को भी इसमें कवर करेंगे। अब भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872। तो भारतीय अनुबंध अधिनियम व्यापारिक संनियम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शाखा है। यह सभ्य देश की आधारशिला है। अनुबंध अधिनियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मानव की आकांक्षा के अनुकूल कार्य हो तथा उसके दिए गए वचनों को विधिवत पूर्ण किया जाए। ये किसने कहा है? सर विलियम एंसन ने। भारतीय अनुबंध अधिनियम का व्यापारिक संनियम, जिसको कि व्यापारिक लॉ, व्यावसायिक नियामक रूपरेखा या व्यावसायिक नियामक रूपरेखा भी कहा जाता है, में विशिष्ट स्थान है, क्योंकि यह प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित है, चाहे वह प्रशासनिक अधिकारी हो या शिक्षक, व्यापारी हो या वेतनभोगी कर्मचारी, इंजीनियर हो या चिकित्सक हो या कलाकार हो या सामान्य नागरिक हो, सभी से इसका संबंध है। वास्तव में हम सभी व्यक्ति किसी न किसी क्रम में जाने अनजाने अपने सामान्य जीवन में सुबह से लेकर शाम तक अनुबंध करते हैं, जिनसे कुछ कानूनी दायित्व भी उत्पन्न होते हैं। संबंधित पक्षों को इन दायित्वों को पूरा करना होता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम अधिकारों एवं दायित्वों के लागू करने के संबंध में है। जब हम वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं, टैक्सी किराए पर लेते हैं या मशीन खराब हो जाने पर मरम्मत के लिए उस मशीन को देते हैं, कपड़ों को सिलवाने के लिए दर्जी को देते हैं, या मित्रों को प्रयोग करने के लिए कोई वस्तु देते हैं, या मकान किराए पर देते हैं या लेते हैं, तो अनुबंध होता है। यदि हम यह कहें कि अनुबंध हमारे जीवन का अनिवार्य अंग है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कार्ले तथा रॉबर्ट ने कहा है कि जिस प्रकार जनता एवं संपत्ति की सुरक्षा दंड कानून के नियमों पर निर्भर करती है, उसी प्रकार व्यवसायिक जगत की जो सुरक्षा है और स्थायित्व है, ये अनुबंधों के कानून पर निर्भर करती है। अतः यह कहा जा सकता है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम का उद्देश्य अनुबंध के पक्षकारों को अपने वचनों एवं दायित्वों को पूरा करने हेतु बाध्य करना है, जिससे कि व्यवसायिक क्रियाओं का सफल संचालन किया जा सके। अब भारतीय अनुबंध अधिनियम कब लागू हुआ था? 1872 में, यानी आजादी के बहुत पहले, यानी अंग्रेजों के समय का है भारतीय अनुबंध अधिनियम। तो ये कहाँ पारित हुआ था? पार्लियामेंट में। जो भी अधिनियम होते हैं वो पार्लियामेंट में पारित होते हैं। तो उस समय तो भारत में ब्रिटिश शासन था, तो कहाँ किस पार्लियामेंट में हुआ होगा? तब भी यह भारतीय पार्लियामेंट में ही इसका अधिनियम पारित किया गया। लेकिन उस समय किसका शासन था? ब्रिटिश शासन था। तो प्रारंभ में अनुबंध अधिनियम में 266 धाराएं थी, जिनमें निम्नलिखित विषयों से संबंधित नियम दिए गए थे। अब धाराओं के हिसाब से देखिए किस तरह से इसको बांटा गया। अनुबंध के जो सामान्य सिद्धांत हैं, वो धारा 1 से लेके 75 तक में है। वस्तु विक्रय अनुबंध संबंधी जो नियम है, वो 76 से 123 तक में है। हानि रक्षा तथा प्रतिभूति के जो अनुबंध हैं, वो 124 से 147 तक में दिए गए थे। निक्षेप के जो अनुबंध थे, वो 148 से 181 तक दिए गए थे।
एजेंसी के अनुबंध और जो नियम है वो धारा 182 से 238 तक में थे, और साझेदारी अनुबंध जो है वो 239 से 266 तक में धाराओं में शामिल किया गया था। विभिन्न भारतीय न्यायाधीशों और जूरी के जो सदस्य थे, उन्होंने भारतीय अनुबंध अधिनियम की उस समय बहुत कड़ी आलोचना की, जिसके कारण संसद ने 1930 में, ये भी लेकिन आजादी के पहले की बात है, 1930 में वस्तु विक्रय संबंधी धाराएं, जो धारा 76 से 123 तक थी, इनको अलग कर दिया गया। और फिर 2 साल बाद फिर सन 1932 में साझेदारी संबंधी जो धाराएं हैं, जो 239 से 266 हैं, उनको भी मूल अनुबंध अधिनियम से हटा दिया गया और इसके स्थान पर 2 अलग-अलग अधिनियम बना दिए गए। पहला, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930, जो 1930 में अलग किया गया था, और फिर जो 1932 में अलग किया गया, उसको साझेदारी अधिनियम 1932 बना दिया गया। शेष जो धाराएं थी भारतीय अनुबंध अधिनियम में, वो पूर्ववत ही रहीं। वर्तमान में प्रभावी भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 को सुविधा की दृष्टि से अग्रलिखित 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, अनुबंध के सामान्य सिद्धांत, जो धारा 1 से 75 तक है, और विशिष्ट अनुबंध, धारा 124 से लेके 238 तक। बीकॉम प्रथम वर्ष का जो आपका ये कोर्स है, आपके सिलेबस में अनुबंध के सामान्य सिद्धांत धारा 1 से 75 तक ही है। यानी आपको जो पढ़ना है वो भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 1 से लेके 75 तक ही पढ़ना है अभी। अब प्रारंभ करते हैं। अलग अलग इसमें परिभाषाएं दी हुई हैं अधिनियम में। उसमें सबसे पहले जो परिभाषा है वो प्रस्ताव की परिभाषा दी हुई है कि प्रस्ताव क्या होते हैं। प्रस्ताव, जिससे कि प्रपोजल कहा जाता है, धारा 2A इसके अंतर्गत परिभाषा दी गई है। इसमें कहा गया है कि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से किसी कार्य को करने अथवा उस कार्य से दूर रहने के संबंध में अपनी इच्छा इस उद्देश्य से व्यक्त करता है कि उस व्यक्ति की सहमति उस कार्य को करने अथवा ना करने के संबंध में प्राप्त हो, तो कहा जाएगा कि पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के सम्मुख प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव समझ में आया? जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समक्ष कोई बात रखता है, कोई इच्छा व्यक्त करता है, यह मान करके कि वह उस कार्य को करने अथवा उस कार्य से दूर रहने के संबंध में अपनी सहमति व्यक्त करेगा, तो इसे प्रस्ताव कहा जाता है। अब इसको उदाहरण से समझ सकते हैं कि राम यदि श्याम से यह कहे कि क्या तुम मेरी कार 50,000 रुपए में खरीदोगे, तो यहाँ यह समझा जाएगा कि राम ने श्याम के समक्ष प्रस्ताव रखा। ठीक है। अब प्रस्ताव के लक्षण क्या क्या होते हैं? प्रस्ताव के लक्षण, पहला, प्रस्ताव में कम से कम 2 पक्षकार होने चाहिए, पहला हो गया। दूसरा, प्रस्ताव किसी कार्य को करने के लिए भी हो सकता है या किसी कार्य को ना करने के संबंध में भी हो सकता है। ठीक है। तीसरा, प्रस्ताव दूसरे व्यक्ति की स्वीकृति प्राप्त करने के उद्देश्य से रखा जाता है। यानी जब प्रस्ताव रखा जाता है तो उसका उद्देश्य ये होता है कि सामने वाला व्यक्ति उस पर अपनी स्वीकृति प्रदान करे। चौथा, प्रस्ताव वैधानिक उत्तरदायित्व उत्पन्न करता है। जो वैधानिक उत्तरदायित्व उत्पन्न करे वही प्रस्ताव है। पांचवा, प्रस्ताव में सभी बातें स्पष्ट एवं निश्चित होनी चाहिए। कोई भी बात उसमें अस्पष्ट या अनिश्चित नहीं होनी चाहिए। प्रस्ताव तभी मान्य होगा जबकि वो उसमें सभी बातें स्पष्ट होंगी और निश्चित होंगी। फिर छठवां, प्रस्ताव आदेश के रूप में नहीं होना चाहिए, अपितु प्रार्थना के रूप में होना चाहिए। किसी को आदेश देना प्रस्ताव रखना नहीं होता, अपितु प्रार्थना के रूप में जब आप कोई अपनी इच्छा प्रकट करोगे वो आपका प्रस्ताव कहलाएगा। यानी क्या क्या चीजें हुई? कम से कम 2 पक्षकार होंगे। प्रस्ताव किसी कार्य को करने के लिए भी हो सकता है और ना करने के संबंध में भी हो सकता है। तीसरा, प्रस्ताव दूसरे व्यक्ति की स्वीकृति प्राप्त करने के उद्देश्य से रखा जाता है। चौथा, वैधानिक उत्तरदायित्व उत्पन्न करता है। और पांचवा, स्पष्ट होना चाहिए और निश्चित होना चाहिए प्रस्ताव।
और छठवां आखिरी है कि प्रस्ताव आदेश के रूप में नहीं होता अपितु प्रार्थना के रूप में होता है। अब अगली परिभाषा आती है स्वीकृति की। स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस। ये भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2B में है। जब वह व्यक्ति जिसके सम्मुख प्रस्ताव किया गया है उस पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर देता है, सॉरी, इसकी जो धारा है वह भी धारा 2A है कि जब वह व्यक्ति जिसके सम्मुख प्रस्ताव किया गया है उस पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर देता है तो प्रस्ताव स्वीकृत माना जाता है। उदाहरण, राम यदि श्याम से यह कहे कि क्या तुम मेरी कार 50,000 रुपये में खरीदोगे और श्याम इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति प्रदान करता है तो यह प्रस्ताव स्वीकृत माना जाएगा। पहले हमने क्या पढ़ा था, प्रस्ताव क्या है। अब ये उस प्रस्ताव की स्वीकृति के बारे में बात कर रहा है कि जब वह व्यक्ति जिसके सम्मुख प्रस्ताव किया गया है उस पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर देता है तो प्रस्ताव क्या माना जाएगा, स्वीकृत माना जाएगा। उदाहरण के रूप में कि राम यदि श्याम से यह कहे कि क्या तुम मेरी कार 50,000 रुपये में खरीदोगे और श्याम इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति प्रदान करता है तो यह प्रस्ताव स्वीकृत माना जाएगा। वैधानिक स्वीकृति के लक्षण या नियम। प्रस्ताव की स्वीकृति उसी व्यक्ति द्वारा होना चाहिए जिसके सम्मुख प्रस्ताव रखा गया है। यानी प्रस्ताव की जो स्वीकृति दी जाएगी किसी तीसरे पक्ष के द्वारा नहीं देनी है। जिसके सम्मुख प्रस्ताव रखा गया है वही जब प्रस्ताव की स्वीकृति देगा तभी माना जाएगा कि उसने स्वीकृति दी है। दूसरा, स्वीकृति पूर्ण एवं शर्त रहित होना चाहिए। जैसे यदि 50,000 रुपये में कार खरीदने हेतु प्रस्ताव रखा गया है तो स्वीकृति भी 50,000 रुपये के लिए ही होनी चाहिए। तीसरा, प्रस्ताव को स्वीकार करने की कोई विधि तय कर दी गई है तो स्वीकृति भी ढंग से दी जानी चाहिए। जैसे यदि लिखित विधि तय की गई है तो स्वीकृति भी फिर लिखित ही होना चाहिए। चौथा, प्रस्ताव के अनुसार स्वीकृति निर्धारित अवधि में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रस्ताव रखा गया था कि 1 महीने के अंदर आपको स्वीकृत करना है और वो साल भर बाद उसकी स्वीकृति दे रहा है, ऐसा नहीं। प्रस्ताव के अनुसार स्वीकृति निर्धारित जो अवधि है उसके अंतर्गत हो जानी चाहिए। पांचवा, स्वीकृति केवल मानसिक नहीं बल्कि भौतिक रूप से व्यक्त की जानी चाहिए। अगले व्यक्ति के समक्ष हमने प्रस्ताव रखा मान लीजिए और उसने मन ही मन में सोच लिया कि हाँ हमने स्वीकृति दे दी, जबकि उसने भौतिक रूप से उसको बताया नहीं कि हाँ मैंने इसकी स्वीकृति दे दी है, तो ये स्वीकृति नहीं मानी जाएगी। फिर छठवा, कभी कभी स्वीकृति कार्य करने मात्र से भी हो सकती है। जैसे गुमशुदा को ढूंढने मात्र से ही प्रस्ताव स्वीकृत किया गया मान लिया जाता है। ये किसके बारे में बात कर रहा है? मान लीजिए कि गुमशुदा का विज्ञापन निकला कि इसको ढूंढने वाले को 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अब कोई आकर के पहले बताएगा नहीं कि हाँ हम आपके प्रस्ताव को स्वीकार कर रहे हैं। वो जा करके अगर उस गुमशुदा व्यक्ति को ढूंढ कर ले आता है और ला करके सामने खड़ा कर देता है तो यह माना जाएगा कि उसने प्रस्ताव स्वीकार किया था और उस प्रस्ताव के अगेंस्ट में उसने वह कार्य पूरा कर दिया है। सातवां, एक प्रस्ताव अस्वीकृत होने पर समाप्त हो जाता है। नई स्वीकृति के लिए नए प्रस्ताव की आवश्यकता होती है। यानी अगर एक बार प्रस्ताव रखा और उसकी स्वीकृति ना देकर के उसको अस्वीकृत कर दिया गया तो वह जो प्रस्ताव है वो समाप्त हो जाएगा और अगर नई स्वीकृति देना है तो फिर उसके लिए नया प्रस्ताव होना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं वचन। वचन की परिभाषा यानी वचन यानी प्रॉमिस। धारा 2B, जब वह व्यक्ति जिसके समक्ष प्रस्ताव रखा गया है उस पर अपनी सहमति व्यक्त कर देता है तो कहा जाएगा कि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार से स्वीकार किया गया जो प्रस्ताव है वो वचन बन जाता है। ये एक चीज और ध्यान रखना कि जितनी भी परिभाषाएं बात कर रहे हैं ये सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। सबसे पहले प्रस्ताव रखा गया, दूसरा उसकी स्वीकृति की गई। अब जब वो स्वीकृति या सहमति उसने व्यक्त कर दी तो जो प्रस्ताव स्वीकार किया गया है इस प्रकार से स्वीकार किया गया जो वो प्रस्ताव है वो क्या बन गया, वचन बन गया। और ये वचन की परिभाषा कहाँ किस धारा में दी है? भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2B में।
वचन का उदाहरण क्या है कि राम श्याम के समक्ष अपनी कार 50,000 रुपए में बेचने का प्रस्ताव रखता है। श्याम उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। अतः यह कहा जाएगा कि राम ने श्याम के समक्ष प्रस्ताव रखा। श्याम द्वारा उस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। अतः श्याम द्वारा की गई स्वीकारोक्ति को वचन कहा जाएगा। जो उसने स्वीकार किया है इसको क्या क्या कहा जाएगा? वचन कहा जाएगा। अब वचनदाता और वचन ग्रहीता क्या होते हैं? वचनदाता और वचन ग्रहीता यानी प्रॉमिसर और प्रॉमिसी, धारा 2C। तो वह व्यक्ति जो प्रस्ताव रखता है वो क्या कहलाएगा? प्रस्तावक या वचनदाता कहलाता है। और प्रस्ताव को स्वीकार करने वाला दूसरा व्यक्ति जो है वो वचन ग्रहीता कहा जाएगा। उदाहरण, पिछले उदाहरण में राम वचनदाता है और श्याम जो है वो वचन ग्रहीता है, जिसने कि उसको प्रस्ताव को स्वीकार किया था वो वचन ग्रहीता कहलाएगा। अब इसके बाद आता है प्रतिफल। प्रतिफल यानी कंसिडरेशन, धारा 2D। वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता या किसी अन्य व्यक्ति ने कोई कार्य किया या उसे करने से विरत रहा, यानी उस कार्य को करने से दूर रहा, या कोई कार्य करने या विरत रहने यानी दूर रहने का वचन देता है, तो ऐसा कार्य या विरति या वचन उस वचन के लिए प्रतिफल कहलाएगा। इसको उदाहरण से कैसे समझेंगे कि बाग की स्कूटर 20,000 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। जो है वो बाग की स्कूटर 20,000 रुपए में क्रय करने के लिए तैयार हो गया। यहाँ पर के लिए स्कूटर प्रतिफल है क्योंकि उसको क्या मिलेगा? स्कूटर। और बा के लिए 20,000 रुपए प्रतिफल होंगे क्योंकि उसको 20,000 रुपए मिलेंगे। इसके लक्षण क्या होंगे प्रतिफल के? कि प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर होना चाहिए। वचनदाता की अगर इच्छा नहीं है तो वो प्रतिफल नहीं होगा। दूसरा, प्रतिफल वचन ग्रहीता तथा किसी दूसरे व्यक्ति की ओर से होना चाहिए। तीसरा, प्रतिफल भूतकालिक भी हो सकता है, वर्तमान में भी हो सकता है या भविष्यकालिक भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ वर्तमान के लिए हो, भूतकालिक भी हो सकता है, वर्तमान भी हो सकता है, भविष्यकालिक भी हो सकता है। चौथा, प्रतिफल कार्य करने या ना करने के लिए हो सकता है। पांचवा, कुछ प्रतिफल अवश्य होना चाहिए। प्रतिफल का पर्याप्त होना आवश्यक नहीं है, लेकिन इसमें क्या शर्त है कि दोनों पक्ष इसके लिए सहमत होना चाहिए। प्रतिफल कुछ भी होना जरूरी है, बशर्ते कि दोनों पक्ष उसके लिए सहमत हों। छठवा, प्रतिफल स्पष्ट होना चाहिए, कोई अस्पष्ट प्रतिफल नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से निश्चित होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। सातवां, प्रतिफल वैधानिक होना चाहिए, मतलब अवैधानिक नहीं होना चाहिए। प्रतिफल रहित जो ठहराव है सदैव व्यर्थ है, इस कथन के अपवाद भी हैं। इससे ऊपर जो अपन ने पॉइंट पढ़े हुए हैं इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिफल अगर नहीं होगा तो जो ठहराव है उसको व्यर्थ माना जाएगा। इसलिए इसका जो वाक्य बनता है कि प्रतिफल रहित ठहराव सदैव व्यर्थ है। लेकिन इसके भी कुछ अपवाद हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, संबंधियों के बीच स्वाभाविक प्रेम या स्नेह से प्रेरित होकर दिया गया कोई वचन वैध ठहरा होगा। यानी ऐसी कुछ इसके अपवाद हैं जिसके अंतर्गत यदि प्रतिफल नहीं भी दिया जा रहा है तो वो ठहराव जो है वो व्यर्थ नहीं माना जाएगा। वो इस प्रकार के हैं, जिसमें पहला क्या है कि अगर संबंधियों के बीच स्वाभाविक प्रेम या स्नेह के से प्रेरित होकर कोई वचन दिया गया है तो वो वैध ठहराव होगा। दूसरा, यदि पूर्व में किए जा चुके कार्य के एवज में प्रतिफल देने का वचन वैध अनुबंध होगा। तीसरा, कालावरोधित जो ऋण होते हैं उनका भुगतान करने का कोई यदि वचन दिया जाता है तो। अब आता है पारस्परिक वचन। पारस्परिक वचन किस धारा के अंतर्गत इसकी परिभाषा दी गई है? भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2F के अंतर्गत। वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल अथवा आंशिक प्रतिफल हो पारस्परिक वचन कहलाते हैं। उदाहरण से कैसे समझेंगे?
सीता एक निश्चित तिथि को अपनी गाड़ी गीता को देने का वादा करती और गीता उसी दिन सीता को 20,000 रुपए देने का वचन देती है। ये दोनों ही वचन एक दूसरे के लिए पारस्परिक वचन कहलाएंगे। ठीक है, एक ने वादा किया और दूसरे ने उसी दिन सीता को 20,000 रुपए देने का वचन भी दे दिया। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या कहलाएंगे? वचन कहलाएंगे, पारस्परिक वचन कहलाएंगे। तो आज की वीडियो में हमने ये सभी चीज़ें पढ़ी। आगे भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के आगे की जो परिभाषाएं हैं और इनके बारे में जो भी अपन को पढ़ना है वो अगले वीडियो में आप इंतज़ार कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।